बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है पश्चिमी चंपारण और बिहार के सबसे बड़े ज़िले में मेरा गांव है रामनगरी, जो थाना प्लस पोस्ट मैनाटार के अंतर्गत आता है। और हमारे गांव में एक रिवाज भी चलता है फर्जी केस का। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसके ऊपर केस कर दो, वो तो ठीक है, बाकी जो निर्दोष हैं उनके ऊपर भी केस कर दो, तो ये फर्जी केस का रिवाज चलता है। और रिवाज कहीं ना कहीं मेरी जानकारी के अनुसार पुराना है। अब इसे आप रिवाज कहें या रामनगरी गांव में किसी के ऊपर फर्जी केस करने का धंधा कहें, दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। अब देखिए, मेरा भाई जो है प्रद्युमन उर्फ राजकिशोर, जो जेल से छूट के आ चुका है, तो कहीं ना कहीं वो निर्दोष था। जो वास्तविक दोषी था, जो लगातार हमारे भाई को संरक्षण दिया और गलत रास्ते पर भटकाने का प्रयास करता रहा, वो तो आराम से बच गया। अब बाकी जितने लोग निर्दोष थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ और कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए, आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए और उनके प्रतिष्ठा के साथ घात भी किया गया। और रामनगरी गांव में 99% लोग को मालूम है कि मेरे भाई प्रद्युमन को पैसा देने का कार्य कौन कर रहा था और कौन उसको संरक्षण देकर उसको गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास लगातार करता रहा। दूसरी बात है कि 25 मई को हम मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे रामनगरी गांव, जो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उससे पहले मेरा भाई फ़ोन किया था कि नरकटियागंज चल के जाओ, मंदिर नंबर फुटका लो, जा हिस्सा उसा लग जाए। तो हम सोचे मतदान कर लिए तो लगा कि नहीं, अब हिस्सा उसा लगा देते हैं और उसके नाम ज़मीन ट्रांसफ़र कर देते हैं। और माँ से हमने आग्रह किया, प्रार्थना किया कि माँ अब हिस्सा रोकला से कोई फ़ायदा नहीं है। माँ को लग रहा था कि अगर हम हिस्सा दे देते हैं तो ये जो कर्मकुरी लालची हैं वो हमारे भाई को नशा का आदी बना कर उसका ज़मीन अपने नाम रजिस्ट्री करा लेंगे, वो रोड पे आ जाएगा। तो माँ का जो फ़र्ज़ था, जो कर्तव्य था, वो कर रही थी। लेकिन हमने समझाया कि अब समय आ गया है कि उसका हिस्सा दे देने के लिए। कब तक आदमी इस सब उलझन में उलझता रहेगा। हम लगातार 2 दिन तक अमीन को बारे में जानकारी करते रहे, कौन बेहतर अमीन है, ताकि सही ढंग से नापी कर दे और सभी जगह खूंटा हाला दे, ताकि हम लोग आपस में बंटवारा कर लें और जो भूमि विवाद है जो हमारे 2 भाइयों के बीच है वो समाप्त हो जाए। तो इसलिए है हम प्रयास करते रहे। हम वस्टा गए और नारुल जी हैं जो अमीन हैं, उन्होंने कहा हम हज पे से आए हुए हैं तो इसीलिए हम ज़मीन नापी अब नहीं करते हैं। निजामुद्दीन जी से बात हुआ था, तो जब हम उनसे मिलने के लिए मैनाटार जा रहे थे तो हमारे गांव के एक भैया हैं, उनसे हम पूछा कि एक बिंदा अमीन है, उनके बारे में कोई जानकारी है? तो वो कह रहे थे कि अमीन किस लिए? हम बोले ज़मीन नापी करा कर और हिस्सा उसा लगाना है। तो वो कहने लगे कि प्रद्युमन तो कह रहा था कि भैया हमरा हिस्सा दे के हमरा हटावत ला, मैंने अलग करता लो। बात सही बोले, हम अलग कहाँ कर रहे हैं? हम तो चाहते ही नहीं हिस्सा लगे। हम तो चाहते हैं कि उसका भी शादी ब्याह हो जाएगा तो उसके बाद हिस्सा लगेगा। लेकिन उसके जो आका बने हुए हैं कि प्रद्युमन ना हिस्सा मांग, गाली दे भाई के पीठ, मतारी के गाली दे मतारी के पीठ, लेकिन हिस्सा ले, तो तभी ना वो हमारे भाई को और नाशा का आदि बनाकर और उसके नाम से ज़मीनें सब रजिस्ट्री कराएगा अपने नाम में। कहीं ना कहीं उसके मन में है कि ना हिस्सा नहीं लगना चाहिए अभी, तभी तो और लोगों से कह रहा है कि ना भैया हिस्सा लगा के हमरा अलग करत लो। उसके बाद हम रामनगरी से वापस रक्सौल आ गए। अब कहने का मतलब है, जिस प्रकार उसको उकसाने और भड़काने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, तो कोई ठीक नहीं है कि किस असामाजिक तत्व, किस कर्मकोरी लालची का वो शिकार हो जाएगा और मेरे भाई की जीवन लीला समाप्त कर देगा सब।
कोई ठीक नहीं है। कब? अब देखिए 2014 में हम स्वयं मैट्रिक पास किए हैं। उसके बाद हम जब रामनगरी में लगातार आने लगे हैं तो जानकारी हुआ कि हमारे जो घरारी हटे वो गर्मजरुआ है और ज़मीन घेरा जाए। तो कभी इधर से कोई बोल रहा था कि ज़मीन घेरा जाए, तो कभी उधर से कोई बोल रहा था ज़मीन घेरा जाए। एक दो तीन गो लालची सब था, और उसमें भी एक जाति विशेष का भी नाम ले रहा था, लोग फलना जाति के लोग ज़मीन घेर ले। लेकिन जब हम उसके बाद हम जब गांव में आकर सोचे कि नहीं अब गांव में आकर रहना चाहिए, तो हम सबसे पहले 2015 से 16 के बीच में बाउंड्री करवाएं, पापा से आग्रह और विनती करके। उसके बाद जब ये भी लगातार सुनते रहे कि ज़मीन घेरा जाए, फलना आदमी घेर ली, तो हैने से ज़मीन दाब के हैने से घेरा जाए। उसके बाद हमको लगा कि नहीं, अब रामनगरी गांव में जाकर और जो अपना घरारी है उस पर घर बना लेंगे, और बाकी जो जितना भी खेती है सब का कागज़ पत्र खोज कर और इसको एक जगह संग्रहित कर देंगे। इसको लेकर लगातार हम रामनगरी में जाने लगे, और जब हम रामनगरी में गए रहने के लिए, उस समय घर जब बना रहे थे उस समय परेशान किया जा रहा था। तो कभी इधर से ज़मीन दावा जा रहा था, तो कभी उधर से ज़मीन दावा जा रहा था। जब धीरे धीरे और उस जो घर बना रहे थे तो कर्जा उठा के बना रहे थे, गांव में ही ब्याज पर पैसा लिए, बोले कि 2.5% पर हम पैसा हमको दीजिए, जितना पैसा है हम एक बार में आपको हम वापस लौटा देंगे ब्याज सहित। हमने वैसे ही किया। जब हम रामनगरी में घर बनवा लिए और जब हमारे पास पैसा हुआ, तो हमने लगभग 80,000 मूलधन के साथ 80,000 ब्याज सहित पैसा हमने लौटा दिया। एक साइड तो खाली टाटी लगा दिए थे, टाटी, और थोड़ा सा टाटी ज़मीन में उधर चला गया था। तो क्या कहा जा रहा था दूसरे के माध्यम से कि बोल दी टाटी हटा लेवे के। अरे हमारा ज़मीन तो एक एक हाथ दो हाथ लोग दाब लेता है, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। थोड़ा सा बताइए, टाटी कोना निकल गया था, उसको टाटी हटाने के लिए इस तरह हमको परेशान किया जा रहा था रामनगरी में। जब रामनगरी में जो हमारा जो खेत था, जो हमारे बाबा सीताराम महतो और हमारे पिता बैजनाथ प्रसाद द्वारा जो अर्जित किया गया था, उसको जब हम नापी कराकर सभी को संग्रहित करने का प्रयास कर रहे थे कागज़ पे तौर, उस समय हमको क्या कहा जा रहा था कि रामनगरी गांव में तार श्राद्ध हो जाए। अब बताइए, जो जिंदा आदमी हम हैं, जिंदे ना थे, उस वैसे आदमी को हमको कहा जाता था श्राद्ध कराने के लिए। उस रामनगरी में हमारे ही संपत्ति हड़पने के लिए क्या कहा जा रहा था कि संपत्ति केस करके केस लड़ाते लड़ाते मुआ दें। और उसके बाद क्या कहा जा रहा था, हमार ज़मीन हिया हिस्सा बा, हमार हुआ हिस्सा बा, घेर लेम, हेंगे कर देम, होंगे कर देम, ये सब सुन रहे थे। तबे ना जाके हम रामनगरी में घर बनवा के रहें। और रामनगरी में घर बनवा के रह भी रहे थे, और लगातार बेतिया नरकटियागंज जाकर जितना खेत का कागज़ पत्र था सब निकलवाने का प्रयास भी कर रहे थे। ना खाता मालूम था, ना खेसरा मालूम था, ये भी मालूम नहीं था कि हमारे माता और पिता ने ज़मीन रजिस्ट्री कब करवाया है। उस समय हम बेतिया नरकटियागंज जाके ज़मीन के कागज़ खोज कर एक एक कागज़ हम निकलवाएं, कि अधिकतर खेत का जो दस्तावेज है वो सभी सड़ गया था या गुम हो गया था। और उसके बाद भी कहा जा, प्रद्युमन को भड़काने के लिए एक और प्रयास किया जा रहा था, प्रद्युमन हियाँ ज़मीन बिका गया, हुआ ज़मीन बिका गया। अरे तो हमसे हिसाब न मांगता प्रद्युमन, तो हम जो पेपर है उसी पास वो पोस्टर लगा देते हैं, सबको जानकारी हो जाता कि पैसा हुआ क्या। और पवन ने खाया कि प्रद्युमन ने खाया कि पैसा ज़मीन बेचकर सही जगह गया, तो उसको भड़काने का अलग ही प्रयास किया जा रहा था। अब ऐसा नहीं है कि प्रद्युमन भी जानता है कि ज़मीन बेचा कर पैसा का भइल आ कौन कौन काम भइल, और हमारे पास एक एक पाई का हिसाब हम रखे हुए हैं। हमने जब से रामनगरी में आकर घर बनवा रहे थे तब से एक एक रुपया का हिसाब लिख के रखे हुए हैं। तो हम
रामनगरी गांव में वो सब झेले हुए हैं और यही सब संपत्ति को संग्रहित करने में हम पूरा तरह से बर्बाद हो गए। हमारा दोस्त सब कोचिंग जा रहा था हम बेतिया और नरकटियागंज रजिस्ट्रार ऑफिस में घूम रहे थे दस्तावेज निकलवाने के लिए, इसीलिए तो पूरा समय उसी में बर्बाद कर दिए। ना घर के रहे ना घाट के रहे, मालूम नहीं किस राह पे चले गए। अब बताइए हम तो वही ना बोल रहे हैं कि हमारे संपत्ति को हड़पने के लिए हमको कहा गया कि ये रामनगरी में तहार श्राद्ध करा दें, केस करके लड़ाते लड़ाते बर्बाद कर दें, एक तीर से दो निशाना मार दें, भीख मंगा दें। क्या खातिर? तो हमारे माता पिता और बाबा की जो अर्जित संपत्ति है उसको हड़पने के लिए कि केने से हड़प लें। तो ऐसा ऐसा हम भाषा सुने हैं और उस समय हमारा उम्र लगभग था 16 से 17 वर्ष। हम जानते थे कि भूमि विवाद सबसे बड़ा विवाद है। बिहार में अगर सबसे अधिक हत्या होता है तो भूमि विवाद में होता है, 59% हत्या। हमने 2015 में हमारे नागरपुर में जब भूमि विवाद हुआ था तो भूमि विवाद में एक व्यक्ति का सर फटते हुए देखा था। यही वजह था कि हम नहीं चाहते थे कि हम भी किसी भूमि विवाद में पड़ें। और घरारी घेरने का बार बार भड़की बांधा जा रहा था, एक जाति समाज का नाम दिया जा रहा था। लेकिन जब रामनगरी में आए तो समझ में आया, अरे करम कोरी लालची तो यही 4-5 गोरा था, बाकी कहाँ कोई था। बाकी जो गांव समाज में था तो सब सहयोग करने वाले थे। मन में लालच और पाप तो इन लोगों के लिए भरा हुआ था। और अभी हम अगर प्रद्युमन हिस्सा मांगता है तो हम हिस्सा उसको देने के लिए तैयार हैं। हम नहीं रोक रहे हैं, माँ हमारी रोक रही है और माँ को भी नहीं रोकने देंगे। लेकिन अब हिस्सा लगेगा कब? जब प्रद्युमन गांव समाज के मात्र 5 व्यक्ति समाज के लोगों को पीपर के पास उनको आग्रह कर बुलाकर बैठाएगा, हिस्सा हम लगाएंगे और जो पहले उसको पसंद होगा वो ले लेगा। अगर जैसे घरारी है वो बोलेगा कि नहीं हम भोला भैया की तरफ रहेंगे तो भोला भैया की तरफ आधा हिस्सा लेकर रह जाएगा। हम इधर जो संतोष भैया है, चाहे धर्मसेन चाचा जी है, उधर हम आ जाएंगे। अगर वो इधर आता है तो हम उधर चले जाएंगे। तो जहाँ भी बंटवारा होगा पूरा ईमानदारी पूर्वक होगा और हम ना बेईमानी करेंगे और ना बेईमानी करने देंगे। और हिस्सा इस प्रकार लगाएंगे कि एक नज़ीर बने कि चलो 2 भाई में हिस्सा लगा और सही ढंग से लगा, व्यवस्थित ढंग से लगा और ईमानदारी पूर्वक लगा। और क्या कहें, हम खुद परेशान हैं। कोई ठीक नहीं है कि जो मेरा भाई है उसकी जीवन लीला कब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसको हम समझा रहे हैं कि आके रक्सौल रहो तो उसको लग रहा है कि नहीं रक्सौल रहला क्या जरूरत बा अभी। लेकिन उसको समझना चाहिए कि रामनगरी गांव में मुट्ठी भर कर्मकोरी, लालची, असामाजिक तत्व और कलंक सब हैं जिनका कोई स्तर नहीं है। 21 स्तर तक गिर जाएंगे क्योंकि उन लोगों को शर्म हाया नाम का कोई चीज़ें नहीं है। यही लोग, इन्हीं लोग का जो गुट है, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे भाई की जीवन लीला समाप्त कर देंगे और चाह कर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तो अगर जो भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कि हियाँ संपत्ति बिका गई, हुआ संपत्ति बिका गई, तो प्रद्युम्ने को कहो ना, हमारे भाइयों को, कि हिसाब देने के लिए पेपर के लगे पोस्टर के माध्यम से 1-1 रुपये का हिसाब देंगे। तब सच्चाई सबको मालूम चल जाएगा कि पैसा हुआ का। और तुम लोग भड़का के हमारे भाई को जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास में लगा है, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और रामनगरी गांव के समाज को हम कहना चाहेंगे कि आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कर्मकोरी, लालची और उच्चक्का तत्व और असामाजिक तत्व से बच के रहिए। कहीं ना कहीं
ये रामनगरी गांव के नाम पर मुट्ठी भर ये कलंक है। और बिहार के सबसे बड़े जिले पश्चिमी चंपारण के गौनहा के पास कटरा गांव है। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि बिहार के सबसे बड़े जिले पश्चिमी चंपारण में गौनहा के पास कटरा गांव स्थित है, जहां पर आज़ादी के बाद अभी तक किसी भी व्यक्ति पर एक भी केस दर्ज नहीं है। यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और आज की तारीख 29 मई 2024 तक उस गांव में किसी भी व्यक्ति पर FIR दर्ज नहीं है। वो गौनहा के पास जो गांव कटरा गांव वो आदर्श गांव है, और एक हमारा रामनगरी गांव है। जो दोषी है उसके ऊपर केस होता है तो वो तो ठीक है, जो निर्दोष होते हैं उसको भी केस में डाल दिया जाता है। नहीं, रिवाज बना दिया गया। ये रिवाज लग रहा है बाद में समय आते आते धंधा बन जाएगा। तो ये स्थिति है। और एक बात का दुख हमेशा रहेगा कि जो मेरा भाई जेल गया था, जो 6 महीना में जेल से छूटने वाला था, वो हम लोगों की लापरवाही की वजह से अधिक समय तक जेल काट के आया। सेमबारी गांव का जो छोटू नाम का एक घटिया व्यक्ति है, उसने हम लोगों के साथ विश्वासघात कर दिया। उसने कहा कि प्रद्युमन के ऊपर केस दर्ज है और जो पॉक्सो एक्ट में गया है, हम उसको बेल करवा देंगे। 10 व्यक्ति का हम बेल करवाए हैं, 10 आरोपी व्यक्तियों का, चाहे दोषी हो चाहे निर्दोष हो, तो प्रद्युमन का भी हम लोग बेल करवा देंगे। तो उसको विश्वास करके हमने उस सेमबारी गांव का जो छोटू है, जो मैनाटार थाना के अंतर्गत आता है, उसको 42,000 रुपया दिए और उसने कहा कि यह विश्वासघात कर दिया। वो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया, हम लोग उसके साथ बेवकूफ़ बनते गए। वो हमको बेवकूफ़ बनाता रहा, हम बेवकूफ़ बनते गए और ये हुआ कि फंसा दिया, जिसके वजह से जो मेरा भाई है थोड़ा समय ज़्यादा जेल काट के आया। और 42,000 रुपया के कुछ पैसा मिला और बाकी पैसा बंटाधार कर दिया। और पैसा देने के लिए बोला कि हम पैसा दे देंगे। जब पैसा मांगने गए तो हमारा ही गर्दन दाब दिया। हमारा तो पूरा सांस ऊपर नीचे हो गया था। हमको लगा कि हो गया, ये तो ये नटीदा पे ही हम ही मुआ देगा। ये हालत हो गया था हमारा सेमबारी गांव में जब हम पैसा लेने गए थे। ये कहिए कि समय से जो रामनगरी गांव में हमारे पड़ोसी हैं अशोक भैया, अगर वो आगाह नहीं करते, उन्होंने उस छोटुआ को पूछा था रामनगरी गांव में जब आए थे कि केस के मामला कहाँ तक गए, तो अशोक भैया बोले कि रे पौन हुआ, हम ओकरा से पूछा था नहीं कि केस के मामला के केंग प्रक्रिया होता तो कुछ बताते नहीं गए। तो वो जो बोले तो हमको शक हुआ। आज जब हम लोग कोर्ट में गए हैं, बेतिया कोर्ट में, तो मालूम चला कि कोनो काम में नहीं हुआ है। हम लोग से जो थाना के नाम पर 10,000 रुपये ठगा, बेतिया कोर्ट के नाम पर पैसा ठगा और पटना कोर्ट के नाम पर पैसा ठगा। और वो हम लोगों को ठगता रहा, हम लोग ठगाते रहे बस विश्वास करके। तो इसका दुख तकलीफ़ हमेशा रहेगा कि हम लोगों की लापरवाही के वजह से जो मेरा भाई निर्दोष होते हुए जो अधिक समय जेल काट के आया, जो एक व्यक्ति दोषी था जिसके वजह से और लोग भी निर्दोष लोग फंसे हैं, वो व्यक्ति आराम से बच गया। सारा खेल वही रचने वाला, पैसा भेज के उसका मन बढ़ाने वाला वही घटिया व्यक्ति है। और हमने रामनगरी में बहुत कुछ झेला है। हमारी संपत्ति को हड़पने के लिए तरह तरह का अनाप शनाप हमने सुना है। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि ये रामनगरी में तहार श्राद्ध करा दें, केस लड़ाते लड़ाते मुआ दें, एक तीर से 2 निशाना हो जाए। हम 10 साल तक खीस रखे नहीं। अब बताइए, रामनगरी गांव में ये भी चलता है कि 10 बरस तक खीस रखता है। तो रामनगरी गांव के समाज के लोग बच के रहिए।
ये गौनाहा के पास जो कटरा गांव आदर्श गांव है ना, उस तरह का गांव हम लोग का रामनगरी गांव नहीं है। तो इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो मेरा भाई प्रद्युम्न उर्फ राजकिशोर है उसको सद्बुद्धि दे और वो भी सुरक्षित बचे।